तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कवर रेट। तो नॉर्मल स्पॉट मार्केट में क्या होता है? नॉर्मल स्पॉट मार्केट में अगर कोई कस्टमर जाता है और वहाँ पे बैंक से मिलता है, तो बैंक उसे रुपीस पर डॉलर एक्सचेंज रेट कोट करता है, जिसमें एक बिड रेट होता है और एक आस्क रेट होता है। अगर कस्टमर को डॉलर यानी कि बेस करेंसी बाय करनी है तो आस्क रेट में कर सकता है, और अगर कस्टमर को बेस करेंसी सेल करनी है तो बिड रेट में कर सकता है। मान के चलो कस्टमर बैंक के पास गया और उसे डॉलर चाहिए थे, तो बैंक ने उसके सामने आस्क रेट रख दिया और बैंक ने बोला कि मुझे इतने रुपए दे दो, विच इज़ द आस्क रेट, मैं तुमको डॉलर दे दूंगा। ठीक है। नाउ ये जो बैंक ने कस्टमर के सामने आस्क रेट रखा, यानी कि द आस्क रेट जो कस्टमर के सामने रखा गया है फॉर बाइंग द बेस करेंसी यानी कि डॉलर, ये बैंक के लिए टीटी सेलिंग रेट कहलाता है, यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र सेलिंग रेट। क्योंकि कस्टमर अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है, जैसे डॉलर बाय कर रहा है, तो बैंक डॉलर सेल कर रहा है, क्योंकि बैंक के लिए डॉलर एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेचेगा, रुपया ले लेगा। तो जो कस्टमर के लिए आस्क रेट है दैट इज़ इक्वल टू टीटी सेलिंग रेट फॉर द बैंक। ये कैसे निकलता है? तो ये निकलता है इंटर बैंक रेट प्लस कर देंगे ब्रोकरेज विच इज़ कॉल्ड टीटी सेलिंग कमीशन। अब सिंस बैंक ने डॉलर दे दिया कस्टमर को, तो बैंक के पास डॉलर होना भी चाहिए। तो बैंक डॉलर लाएगा कहाँ से? तो बैंक डॉलर लाएगा इंटर बैंक से, यानी कि किसी और बैंक से। बैंक ने दूसरे बैंक से डॉलर लेके आया और ये डॉलर सामने वाले को पास ऑन कर दिया, यानी कि कस्टमर को पास ऑन कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बैंक पैसा लेके आ रहा है, यानी कि डॉलर लेके आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ब्रोकरेज जोड़ेगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ परचेज़ करो, यानी कि शेयर्स परचेज़ करो एक्सेट्रा, तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो तो ब्रोकरेज कट के आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे सिंस आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, यानी कि आस्क रेट फॉर द कस्टमर, इसमें जो इंटर बैंक रेट होगा, यानी बैंक का जो परचेजिंग रेट होगा, उसमें बैंक कुछ ब्रोकरेज जोड़ेगा और आपके सामने आस्क रेट रख देगा। तो अगर एक एग्जांपल लें कि एक कस्टमर है, वो बैंक के पास आया और उसे डॉलर चाहिए था। बैंक ने उसके सामने आस्क रेट रखा। आस्क रेट कितना रखा? तो 65 रुपीज़ पर डॉलर प्लस 5 रुपीज़ पर डॉलर, 70 रुपीज़ पर डॉलर। ये 65 और प्लस 5 का जो ब्रेकअप है, वो बैंक कस्टमर को नहीं बताता है। ये बैंक की इंटरनल कैलकुलेशन है। बैंक ने सिर्फ कस्टमर को ये बोला कि तुमको 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर तुमको $1 चाहिए। तो कस्टमर मान गया। कस्टमर ने 70 रुपीज़ निकाल के दे दिए और बैंक ने $1 निकाल के दे दिया। बट ये बैंक डॉलर लाया कहाँ से? तो बैंक की इंटर बैंक रेट यानी किसी और बैंक से लेके आया था 65 रुपीज़ में, और उसने वहाँ पे 65 रुपीज़ दे दिए। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि बैंक एक तरीके का दुकानदार है, और इस दुकान में उसने डॉलर का प्रोडक्ट बेचना चालू किया, जहाँ पे वो डॉलर यानी कि प्रोडक्ट 65 रुपये 65 का लाता है और 70 रुपये में बेचता है। ठीक है। तो ये जो इंटर बैंक रेट है विच इज़ 65 रुपीज़ पर डॉलर, दिस इज़ दी कवर रेट। अब अगर बिड रेट की बात करें, बिड रेट अगर कस्टमर के सामने रखा गया, यानी कि कस्टमर अगर बेस करेंसी सेल करना चाहता है, यानी कि डॉलर सेल करना चाहता है बैंक के पास, तो कितने में करेगा? तो करेगा टीटी बाइंग रेट एज़ पर द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ पे जो बैंक को पैसा मिलेगा सेल करने से बेस करेंसी यानी कि डॉलर, उसमें से बैंक कुछ ब्रोकरेज माइनस कर देगी, यानी कि इंटर बैंक रेट माइनस टीटी बाइंग कमीशन। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बेचते हो, यानी कि कस्टमर अगर बेस करेंसी, मेरे एग्जांपल में डॉलर, तो अगर कस्टमर बेस करेंसी यानी कि डॉलर बेचने गया है, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो ब्रोकरेज कट के मिलने चाहिए। तो वही हो रहा है कि इंटर बैंक रेट में ब्रोकरेज माइनस करके जो रेट आएगा दैट इज़ द टीटी बाइंग रेट, एंड दैट इज़ द बिड रेट फॉर द कस्टमर। अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो एक कस्टमर आया बैंक के पास
और बैंक को बोला मेरे पास $1 है, ये आप मुझसे ले लो, मुझे रुपीज़ दे दो। तो बैंक ने उसके सामने बिड रेट रखा 63 माइनस ₹2, यानी कि 61 रुपीज़ पर डॉलर। यानी कि बैंक ने उसको 61 रुपीज़ दे दिए और बैंक $1 ले लिया। मतलब बैंक ने डॉलर सेल करने का भी दुकान खोल लिया, जहाँ पे बैंक ने डॉलर सेल किया 63 रुपीज़ उसको मिल गए, और ये जो डॉलर आया था उसके पास, उसके लिए उसने सिर्फ 61 रुपीज़ ही दिए, इनके बीच में ₹2 कमा लिया। तो बैंक एक्चुअली में, अगर आप उसके पास बेस करेंसी सेल करने जाओगे तो भी वो ब्रोकरेज ले लेगा, और अगर बेस करेंसी बाय करने जाओगे तो भी वो ब्रोकरेज ले लेगा। ठीक है, अब ये जो रेट है विच इज़ 63 रुपीज़ पर डॉलर, इसे इस केस में कहा जाएगा कवर रेट। नोट, कवर रेट का मतलब होता है बैंक हैज़ डन अ कवर ट्रांजेक्शन फॉर द कस्टमर ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक हैज़ कवर्ड इटसेल्फ। कौन से रेट पे? तो स्पॉट, यानी कि टी इज इक्वल टू 0, यानी कि आज के रेट पे बैंक ने अपने आप को कवर कर लिया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये फर्स्ट और सेकंड क्या है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, फिर यहाँ पे सेकंड लिखा है, फिर यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर यहाँ पे सेकंड लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने पहले सेकंड लिखा है, फिर फर्स्ट लिखा है। तो फर्स्ट का मेरा यहाँ पर मतलब है कस्टमर ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक जो कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करता है वो, और सेकंड का मतलब है बैंक जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करता है, यानी कि कवर ट्रांजेक्शन करता है वो। अब सबसे पहले बैंक डॉलर अपने पास लाके रखेगा फिर बेचेगा? ऐसा नहीं होगा। बैंक के पास किस टाइप का कस्टमर आता है, उसको क्या चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक अपना कवर ट्रांजेक्शन कैसे करे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये फर्स्ट का मतलब ये है कि पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा। पहला ट्रांजेक्शन बैंक कस्टमर के साथ करेगा कि कस्टमर को आखिरकार करना क्या है, यानी कि कस्टमर को डॉलर चाहिए, या यानी कि उसको बाय डॉलर करना है, या फिर उसको सेल करना है डॉलर, यानी कि बेस करेंसी सेल करना है। क्योंकि जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि कस्टमर ट्रांजेक्शन, तब जाके बैंक को पता चल जाएगा कि उसको ये ट्रांजेक्शन का कवर कैसे करना है। यानी कि जब तक कि कस्टमर आके बोलेगा नहीं कि उसको डॉलर चाहिए, तब तक कि बैंक $1 अपने पास खरीद के क्यों रखे। बैंक दुकानदार है, लेकिन ये स्मार्ट दुकानदार है, यानी कि रिक्वायरमेंट बेसिस पे अपना स्टॉक मंगा के रखता है। नॉर्मल दुकानदार क्या करता है? नॉर्मल दुकानदार अपने पास कुछ स्टॉक रखता है, फिर माल बेचना चालू करता है। बट बैंक एक ऐसा स्मार्ट दुकानदार है जहाँ पे वो पहले रिक्वायरमेंट देखता है, फिर माल मंगाता है। यानी कि बैंक पहले पूछेगा कस्टमर से कि भाई तेरे को चाहिए क्या? तो कस्टमर बोला भाई मेरे को $1 चाहिए। जब कस्टमर ने बोला $1 चाहिए, तब जाके बैंक $1 का रेट पता करता है, विच इज़ लाइक 65 रुपीज़ पर डॉलर, और उसमें अपना ब्रोकरेज जोड़ देता है। यानी कि यहाँ पे ₹5 जोड़ा और ₹70 में कस्टमर को दे दिया। कवर करने का मतलब ये है कि जो पहला ट्रांजैक्शन हो चुका है, जहाँ पे कस्टमर को बैंक ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें $1 दे दूंगा, उसको कवर करना है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूट तभी हो पाएगा जब बैंक के पास डॉलर होंगे। तो बैंक डॉलर मंगाएगा 65 रुपीज़ में और ₹70 में बेच देगा। दूसरा वाला केस जो मैंने बताया था, विच वॉज बिड रेट, इसमें भी वही होगा कि सबसे पहले ये वाला ट्रांजैक्शन होगा कि कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि हे बैंक, मुझसे $1 ले लो। तो बैंक ने आगे फ़ोन लगाया इंटर बैंक कि भैया मेरे पास $1 आ चुका है, कितना पैसा मिलेगा? तो उसको पता चला कि बैंक को 63 रुपीज़ मिलेगा। मतलब बैंक क्या करेगा, उसमें ₹2 अपना ब्रोकरेज काट के बिड रेट सामने रख देगा, कस्टमर को बोलेगा 61 रुपीज़। तो बैंक जैसे उससे $1 लेगा, उसको ऑलरेडी पता है किसको, बैंक को, कि ये $1 63 रुपीज़ का आगे जाने वाला है, यानी कि नेट उसने ₹2 कमा लिए। तो बैंक ने सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन किया कस्टमर के साथ, उसको उसने सेकंड ट्रांजेक्शन यानी कि कवर कर लिया इंटर बैंक रेट में। तो कवर रेट का मतलब होता है द बैंक हैज़ डन अ कवर ट्रांजेक्शन फॉर द कस्टमर ट्रांजेक्शन। जब तक कि कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं होता, तब तक के बैंक कोई कवर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को क्वेश्चन से समझते हैं। यू, अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक, आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक हैज़ सोल्ड अ टीटी यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर ऑन कोपनहेगन फॉर डेनिश क्रोनर 10 लाख एट द रेट ऑफ डेनिश क्रोनर 1 इज इक्वल टू ₹6.5150। तो ये पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब है, पहले तो वो समझ लेते हैं, फिर ही क्वेश्चन को आगे पढ़ने का सेंस है।
बैंक हैज सोल्ड लिखा है अ टीटी ऑन कोपनहेगन। कोपनहेगन इज द डेनमार्क कैपिटल, डेनमार्क एक कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है कोपनहेगन। फॉर डैनिश क्रोनर 10 लाख। व्हाट इज डैनिश क्रोनर? तो इट इज अ करेंसी ऑफ डेनमार्क। फिर आगे लिखा एट द रेट ऑफ डैनिश क्रोनर 1 = ₹6.5150। डैनिश क्रोनर को शॉर्ट में बोलते हैं DKK। तो DKK 1 = ₹6.5150। ठीक है, मतलब बैंक ने एग्जैक्टली में किया क्या? बैंक ने सेल किया DKK, यानी कि बैंक ने क्या कस्टमर ट्रांजेक्शन किया? तो बैंक के पास एक कस्टमर आया और बैंक को बोला मुझे DKK दे दो आप। मतलब बैंक सेल करेगी DKK, तभी तो कस्टमर बाय कर पाएगा DKK। दैट इज बैंक हैज सोल्ड DKK। मतलब बैंक के पास से 10 लाख DKK चले जाएंगे और बैंक को क्या मिलेगा? तो बैंक को रुपीज़ वाली करेंसी मिलेगी एट द रेट ऑफ 6.5150 पर DKK इंटू 10 लाख DKK। मतलब कुल मिला के जो लाइन लिखी हुई है, बैंक हैज सोल्ड अ TT ऑन कोपनहेगन फॉर डैनिश क्रोनर 10 लाख एट द रेट ऑफ डैनिश क्रोनर 1 = 6.5150। इसका कुल मिला के मतलब निकल रहा है कि बैंक ने एक कस्टमर ट्रांजेक्शन किया है जहां पे बैंक ने 10 लाख DKK दे दिए और रुपीज़ ले लिए। आते हैं क्वेश्चन में वापस। यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन। तो मुझे कवर करना है, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे इंटर बैंक में 10 लाख DKK लेने हैं और फिर आगे पास ऑन कर देना है कस्टमर को, ईदर इन लंदन और न्यूयॉर्क मार्केट। तो लंदन मार्केट एक तरीके का फॉरेक्स मार्केट है और न्यूयॉर्क मार्केट भी एक तरीके का फॉरेक्स मार्केट है। मैं दोनों मार्केट में कवर कर सकता हूँ। द रेट्स ऑफ दैट डेट आर एज अंडर। तो दैट डेट क्यों बोला? दैट डेट इसलिए बोला क्योंकि जो आप कवर करते हैं वो उसी दिन करते हैं, यानी कि स्पॉट। जिस दिन कस्टमर ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन आप कवर ट्रांजेक्शन भी करते हैं, जो कि मैंने लिखा था स्पॉट दैट इज T=0। उसका मतलब यही है कि जिस दिन आप कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे उसी दिन आप कवर वाला ट्रांजेक्शन भी करेंगे। तो द रेट्स ऑन दैट डेट आर एज अंडर। मुंबई लंदन ₹74.3000, ₹74.3200। तो ये बिड रेट है, ये आस्क रेट है। मुंबई न्यूयॉर्क ₹49.2500, ₹49.2625। लंदन कोपनहेगन DKK 11.42, 11.4350। न्यूयॉर्क कोपनहेगन 7.567, 7.584। In which market will you cover the transaction, London or New York, and what will be the exchange profit or loss on the transaction? Ignore brokerages। तो जो टीटिंग बाइंग कमीशन या टीटी सेलिंग कमीशन बताया था उसको इग्नोर करना है, नहीं ब्रोकरेज इग्नोर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कवर ट्रांजेक्शन किस तरीके का होगा? कवर ट्रांजेक्शन इस तरीके का होगा कि सिंस बैंक ने आगे DKK सेल किया, अब बैंक के पास DKK होना भी चाहिए, तो बैंक DKK बाय करेगा और रुपया दे देगा। अब कहाँ देगा? तो लंदन मार्केट में भी दे सकता है या न्यूयॉर्क मार्केट में भी दे सकता है। यानी कि बैंक को कुल मिला के DKK बाय करना है। अब लंदन मार्केट में गए, लंदन मार्केट में लिखा हुआ है मुंबई लंदन और ₹74.3000, ₹74.3200। सिंस यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में रुपीज़ लिखा हुआ है, यानी कि रुपीज़ कहीं ना कहीं प्राइस करेंसी है। तो अगर रुपीज़ प्राइस करेंसी हो गई तो लंदन यानी कि पाउंड वहाँ की करेंसी है, तो जो GBP है यानी कि पाउंड है वो बेस करेंसी होनी चाहिए। तो हमारा रेट बन गया रुपीज़ पर GBP विच इज़ ₹74.3000, 74.3200। फिर हमने चेक किया कि ओ माई गॉड है कि नहीं, तो GBP यानी कि पाउंड हमारे चार्ट में सबसे ऊपर है। क्या वो रुपीज़ के नीचे आता है? तो नहीं, वो तो रुपीज़ के ऊपर आता है। तो क्या पॉइंट में होना चाहिए? तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और पॉइंट में है भी नहीं, तो यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है लंदन कोपनहेगन और यहाँ पे लिखा हुआ है DKK 11.42 और DKK 11.435। तो अगर DKK सामने लिखा हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि मेरा DKK जो है वो प्राइस करेंसी है। और यहाँ पे कोपनहेगन यानी कि DKK के अलावा कौन सी करेंसी की बात चल रही है? तो लंदन यानी कि पाउंड की बात चल रही है, तो पाउंड मेरा बन जाएगा बेस करेंसी। तो DKK पर GBP इज DKK 11.42 / DKK 11.435। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है
कि यूज़ दीज एंड डोंट यूज़ दीज। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मुंबई लंदन लिखा है उसको यूज़ नहीं करना, जहाँ पे लंदन कोपनहेगन लिखा है उसको भी यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप मुंबई लंदन को यूज़ करो कि मुंबई पहले लिखा है तो पहले रुपीज़ आना चाहिए, लंदन बाद में लिखा है तो जीबीपी बाद में आना चाहिए, तो फर्स्ट केस में यानी कि मुंबई लंदन में तो ये चीज़ सही बैठ रही है कि मुंबई लंदन का मतलब रुपीज़ पर जीबीपी है। लेकिन अगर आप दूसरा केस देखोगे विच इज़ लंदन डैश कोपनहेगन, तो पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि जीबीपी पर डीकेके होना चाहिए, लेकिन यहीं पे हम गलती कर बैठेंगे क्योंकि जो हमको रेट दिया हुआ है वो डीकेके दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे डीकेके लिखा हुआ है, तो अगर डीकेके पहले लिखा हुआ है किसी न्यूमरिक वैल्यू के सामने तो वो प्राइस करेंसी होती है। तो अगर डीकेके प्राइस करेंसी है तो जीबीपी आपकी बन जाएगी बेस करेंसी, यानी कि लंदन कोपनहेगन इज नॉट इक्वल टू जीबीपी डीकेके, इट इज़ इक्वल टू डीकेके जीबीपी। तो पहले केस में यानी कि मुंबई लंदन में अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि मुंबई लंदन लिखा हुआ है यानी कि रुपये पर जीबीपी होगा तो आपका आंसर सही आएगा। अगर सेम चीज़ आप रेप्लिकेट करते हैं लंदन कोपनहेगन में तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको कभी भी ये चीज़ यूज़ नहीं करनी कि कौन से सिटी के नाम दिए हुए हैं लाइक मुंबई लंदन कोपनहेगन। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि प्राइस करेंसी कौन सी दी हुई है, यानी कि न्यूमरिक वैल्यू ऑफ द बिड रेट एंड आस्क रेट के सामने करेंसी कौन सी लिखी हुई है। जो भी करेंसी लिखी होगी, जैसे यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है तो प्राइस करेंसी है, या डीके के लिखा हुआ है तो प्राइस करेंसी है, और जो बची हुई दूसरी करेंसी है जो कि आप सिटी के नाम देख के समझ सकते हो यानी कि लंदन यानी कि जीबीपी, तो यहाँ पर भी लंदन यानी कि जीबीपी, तो आप उसको फिर बेस करेंसी बना दो। तो रुपीज़ पर जीबीपी आपका पहला वाला कोट है और डीके के पर जीबीपी आपका दूसरा वाला कोट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और स्टूडेंट बहुत बार इसमें गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि वो लोग सिटी के जो नाम है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस प्राइस करेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरा लंदन मार्केट के दोनों रेट आ गए, रुपीज़ पर जीबीपी, डीके के पर जीबीपी। पर मुझे करना क्या है, मुझे रुपीज़ वाली करेंसी और डीके के बीच का रेट चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्रॉस रेट निकालूंगा क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अगर रुपीज़ पर जीबीपी को डिवाइड किया जाए डीके के पर जीबीपी तो मेरा आंसर रुपीज़ पर डीके के आता है। तो जब मैं डिवाइड करता हूँ तभी मैं क्रॉस रेट निकालता हूँ, यानी कि क्रॉस करता हूँ, तो यानी कि एक के बिड में दूसरे का आस्क रेट डिवाइड कर देता हूँ, पहले के जो आस्क रेट है उसमें दूसरे का बिड रेट डिवाइड कर देता हूँ। तो 74.3000 डिवाइडेड बाई 11.4350 स्लैश 74.3200 11.4200, तो मेरा जो इम्प्लाइड रुपीज़ पर डीके के आएगा वो आएगा 6.49759 स्लैश 6.50788। सिंस मुझे डीके के बाय करना है, क्योंकि मुझे कवर करने के लिए डीके के चाहिए यानी कि डीके के बाय करना है, तो मैं बेस करेंसी बाय करूंगा और बेस करेंसी यानी कि डीके के बाय करने का रेट है 6.50788। अब यहाँ पे मैंने इम्प्लाइड क्यों लिखा है, इम्प्लाइड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपने रेट निकाला रुपीज़ और डीकेके के बीच का वो इम्प्लाइड है, यानी कि पेन और पेपर में यूज़ करके निकाला है। एक्चुअली मार्केट में यानी कि फॉरेक्स मार्केट में डीकेके के बदले रुपीज़ नहीं मिल रहा, मार्केट में जीबीपी के बदले डीकेके मिल रहा है और जीबीपी के बदले रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशंस मैंने एक पेन और पेपर यूज़ करके कैलकुलेट किया कि रुपीज़ पर डीकेके कितना होना चाहिए कि डीकेके के बदले रुपीज़ कितना मिलना चाहिए। तो दिस इज़ इम्प्लाइड, और यहाँ पर हम लोग इसको अज्यूम करेंगे एक्चुअल, क्योंकि कवर रेट निकालना है और कवर रेट निकालने के लिए हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा एक्चुअल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क मार्केट चलते हैं। न्यूयॉर्क मार्केट में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि मुंबई न्यूयॉर्क, तो उसको यूजलेस समझ के आगे बढ़ना है, विच इज़ रुपीज़ पर डॉलर रुपीज़ 49.2500 रुपीज़ 49.2625। न्यूयॉर्क कोपनहेगन डीके पर डॉलर डीके 7.5670 एंड डीके 7.5840। तो यहाँ पर मेरे दोनों रेट्स हो गए रुपीज़ पर डॉलर और डीके पर डॉलर। तो यहाँ पर भी मैं क्रॉस रेट निकालूंगा, क्रॉस रेट इज़ रुपीज़ पर डॉलर डिवाइडेड बाय डीके पर डॉलर 49.2500 डिवाइडेड बाय 7.5840 49.2625 डिवाइडेड बाय 7.567। तो मेरा इम्प्लाइड जो कि यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगा एक्चुअल रुपीज़ पर डीके के आ जाएगा 6.49393 स्लैश 6.51017। मुझे डीके के बाय करना है तो मैं ये वाला रेट यूज़ करूँगा 6.51017। ये सारे के सारे इंटर बैंक रेट है। अब मुझे डीके के बाय करना है
चाहे लंदन मार्केट से बाय करूँ चाहे न्यूयॉर्क मार्केट से बाय करूँ। अगर मैं लंदन मार्केट में बाय करने जाऊँगा डीकेके तो रेट मुझे मिलेगा 6.50788, यानी कि एक डीकेके के पीछे मुझसे 6.50788 रुपीज़ ले लिए जाएंगे। अगर न्यूयॉर्क मार्केट जाता हूँ तो मुझे एक डीकेके के पीछे 6.51017 देना पड़ेगा। तो डीकेके मेरे लिए आउटफ्लो है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ बाय करनी है, यानी कि कोई चीज़ परचेस करनी है, तो मेरे लिए पैसों का आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो हमेशा लोअर द बेटर अच्छा होता है, यानी कि जितना आउटफ्लो कम हो उतना अच्छा, क्योंकि डीकेके तो डीकेके ही रहेगा, चाहे लंदन मार्केट से बाय करूं चाहे न्यूयॉर्क मार्केट से बाय करूं, तो जहां सस्ता मिलेगा वहां ले लेता हूं। तो बैंक शेल कवर द कस्टमर ट्रांजेक्शन इन लंदन मार्केट बिकॉज लंदन मार्केट का जो रेट है 6.50788 वो कम है न्यूयॉर्क मार्केट से, तो हम लंदन मार्केट में कवर कर लेंगे। तो ट्रांजेक्शन किस तरीके से होंगे नाउ, सबसे पहले तो आपने कस्टमर के साथ डीलिंग कर ली, यानी कस्टमर ने आपके पास आके बोला कि मुझे 10 लाख डीकेके चाहिए, और बैंक हाँ बोल दिया कि हाँ भाई 10 लाख डीकेके दे दूंगा। फिर बैंक ने फ़ोन घुमाया लंदन मार्केट में और बोला कि भाई 10 लाख डीकेके चाहिए, तो वहाँ पे बोला गया बैंक को कि 6.50788 पर डीकेके देना पड़ेगा 10 लाख डीकेके के पीछे। तो बैंक ने बोला हाँ दे दूंगा, तो बैंक ने सामने कोट कर दिया 6.5150 पर डीकेके इंटू 10 लाख डीकेके। तो कुल मिला के आपका जो एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस फॉर द बैंक होने वाला है उसका फॉर्मूला है कस्टमर ट्रांजैक्शन में जो इनफ्लो होने वाला है माइनस कवर ट्रांजैक्शन में जो आउटफ्लो होने वाला है। यानी कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, सबसे पहले तो ये आपके लिए कस्टमर ट्रांजैक्शन का इनफ्लो है, क्योंकि डीके के आप दे दोगे तो रुपीज़ इनफ्लो हो जाएगा। और ये जो सेकेंड ब्लू लाइन है ये आपके लिए कवर ट्रांजैक्शन का आउटफ्लो है, रुपीज़ दे दोगे डीके के मिल जाएगा। तो कस्टमर ट्रांजैक्शन का इनफ्लो माइनस कवर ट्रांजैक्शन का आउटफ्लो सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा कि 6.5150 पर डीके इंटू 10 लाख डीके, तो डीके कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे 6.50788 पर डीके इंटू 10 लाख डीके कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव 7120। यहाँ पे अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो हम इसको प्रॉफिट बोलेंगे, नेगेटिव अगर आता तो उसको मैं लॉस बोलता। तो सिंस यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है 7120, 7,120 बैंक ने कमा लिए बाय डूइंग दिस, यानी कि कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड देन कवर ट्रांजेक्शन। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो 6.50788 है ये इंटर बैंक रेट है, और ये जो 6.5150 है ये आस्क रेट है। दोनों रेट अलग अलग हैं। आस्क रेट और बिड रेट कस्टमर के लिए होते हैं और इंटर बैंक रेट बैंक वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक ने 7120 कमा लिए और इस तरीके से आपका कवर रेट काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट थ्योरी, यानी कि इट इज़ अ थ्योरी टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट एट अ फ्यूचर डेट शुड बी सच दैट। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक तरह की थ्योरी है जो आपको ये बताती है कि फ्यूचर डेट में एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए दो करेंसीज के बीच में। ये रेट ऐसा होना चाहिए कि द कंट्री विथ लोअर इंटरेस्ट रेट शुड बी एट प्रीमियम अगेंस्ट अनदर कंट्री। अब ये लाइन का क्या मतलब है कि कंट्री विथ लोअर इंटरेस्ट रेट शुड बी एट अ प्रीमियम अगेंस्ट अनदर कंट्री। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया है, तो एग्जांपल जैसे ही डिस्कस होगा आपको ये लाइन भी समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल ये है कि दो कंट्रीज़ हैं, एक है इंडिया एक है USA। मान के चलो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बोरो इन्वेस्ट के सेम इंटरेस्ट रेट लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको बोरो करना है पैसा या इन्वेस्ट करना है पैसा, दोनों का एक ही इंटरेस्ट रेट है। इंडिया में है 11% पर एनम, USA में है 7% पर एनम। ये रेट्स रिस्क फ्री रेट्स हैं ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। रिस्क फ्री का मतलब ये है कि इनमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो इंडिया में 11% के रेट से तो कोई रिस्क नहीं कि वो डूब जाएगा, या फिर अमेरिका में किसी को पैसा दे रहे हो 7% पर एनम के रेट से तो कोई रिस्क नहीं कि डूब जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को मान के चलो स्पॉट रेट है
टी इज इक्वल टू ज़ीरो, 70 रुपये पर डॉलर, यानी कि आज टी इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ 1 अप्रैल 2020, $1 70 के बराबर है। वॉट शुड बी द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि आज से 1 साल बाद, दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर। तो देखते हैं कितना होना चाहिए। तो क्या हुआ 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि आज मैंने बोरो कर लिया किसी से $100 इन यूएसए, यानी कि अमेरिका में किसी बंदे से मैंने $100 बोरो कर लिए और उसको मैंने बोला कि तुमको मैं 7% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा, तो मान गया। तो मेरे पास $100 हाथ में आ गए। फिर मैं इंडिया आ गया और इंडिया में मैंने ये $100 को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने डॉलर सेल कर दिया स्पॉट मार्केट में आज ही। मुझे कितने रुपीज़ मिल जाएंगे? तो मुझे $100 सेल करने पे 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से 7,000 रुपये मिल जाएंगे। तो मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले तो अमेरिका में $100 बोरो किए, वहाँ का रेट चल रहा था 7% पर एनम, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7% पर एनम। वो $100 इंडिया लेके आया और इंडिया में $100 स्पॉट मार्केट में किसी को दे दिया, उसने मुझे 70 रुपये पर डॉलर के रेट से 7,000 रुपये दे दिए। अब इंडिया में क्या करूँ 7,000 रुपये का? तो इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया 7,000 रुपीज़ एट द रेट 11% पर एनम, क्योंकि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% पर एनम है। तो इंडिया में मैंने 11% पर एनम के रेट से इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि मुझे गारंटी थी कि ये 11% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। 1 साल बाद क्या हुआ, यानी कि 31 मार्च 2021 को, यानी कि टी इज टू 1 ईयर, इंडिया में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, यानी कि टोटल रुपये इनफ्लो मेरा होगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था प्लस माई इंटरेस्ट, यानी कि 7,000 रुपये के पीछे मुझे 7,000 इंटू 11%, टोटल पैसा मुझे 7,770, यानी कि 7,770 रुपीज़ मिल जाएंगे मेरी इन्वेस्टमेंट के कारण। जैसे ही मैंने ये पैसा कलेक्ट किया, यानी कि 7,770 रुपीज़, यूएसए से फ़ोन आ गया। उसने बोला भाई 1 साल हो गया, मेरा डॉलर वापस कर दो इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने बोला हाँ देता हूँ। अब उसको कितना चाहिए था? उसको चाहिए था उसका बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट, $100 प्लस $100 इंटू 7/100, क्योंकि अमेरिका में 7% पर एनम इज़ द बोरिंग रेट, यानी कि मुझे $107 लौटाना है। अब सिंस मुझे उसको $107 देना है, मेरे हाथ में तो सिर्फ 7,770 रुपये। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास खुद का 1 रुपये नहीं था, मेरी जेब खाली थी। तभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही बोरो से स्टार्ट हो रहा है, कि किसी से पैसा उधार लिया। तो सिंस $107 मुझे लौटाने हैं और मेरे जेब में सिर्फ 7,770 रुपये हैं, तो एक्सचेंज रेट शुड बी सच दैट द टोटल रुपीज इन फ्लो शुड बी इक्वल टू टोटल डॉलर आउटफ्लो। दिस इज IRP, यानी कि IRP ये कहना चाहता है कि जो भी आपकी प्राइस करेंसी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो आपने इंटरेस्ट कमाया विच इज़ PC इंटरेस्ट, यानी कि प्राइस करेंसी इंटरेस्ट, यानी कि रुपीज़ इंटरेस्ट, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल बेस करेंसी बोरोइंग प्लस बेस करेंसी इंटरेस्ट, यानी कि डॉलर बोरोइंग प्लस डॉलर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहता है कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया प्राइस करेंसी में प्लस द इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू द बेस करेंसी बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट, यानी कि टोटल रुपीज़ इनफ्लो जो आपका हुआ शुड बी इक्वल टू टोटल डॉलर आउटफ्लो, यानी कि 7,770 रुपये शुड बी इक्वल टू $107। एक्सचेंज रेट निकालोगे तो ये बन जाएगा ₹72.61 पर डॉलर। अगर ऐसा एक्सचेंज रेट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप 7,770 रुपये स्पॉट मार्केट में दे देंगे, यानी कि रुपीज़ सेल कर देंगे और डॉलर बाय कर लेंगे। तो सिंस 72.61 रेट चल रहा है $1 का, तो 7,770 रुपये के पीछे आपको कितने डॉलर मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे $1 अपॉन ₹72.61 इंटू 7,770 रुपीज़। रुपीज़ कट जाएगा, आंसर डॉलर में आएगा विच इज़ $107। नाउ व्हाट यू विल डू, you will repay the borrowing with interest, that is $107, by using the investment with interest, that is rupees 7,770। मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो पैसा बन गया T इज इक्वल टू 1 ईयर में रुपीज़ में, वही लौटाना है मुझे वापस, यानी कि $107। तो मेरी शुरुआत हुई थी खाली जेब से, यानी कि मेरे पास 1 रुपये खुद का नहीं था। मैंने $100 लिया 1 साल के लिए, इंडिया आ गया, इंडिया में स्पॉट मार्केट में
डॉलर दे दिया, रुपया ले आया, फिर रुपया को इन्वेस्ट कर दिया। तो टी इजिकल टू ज़ीरो में मेरे पास कुछ भी पैसा जेब में नहीं है, क्योंकि जो डॉलर आया था वो स्पॉट में चला गया, जो रुपीज़ आया वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो टी इजिकल टू ज़ीरो में तो कोई पैसा नहीं है। मैच्योरिटी वाले दिन यानी कि टी इजिकल टू 1 ईयर मुझे जो पैसा आया 7,770 रुपये, उतना ही मुझे लौटाना था। यानी कि अमेरिका में जो बोरिंग की थी $107, वो लौटाना था। तो मैं स्पॉट मार्केट गया 7,770 रुपये लेके, स्पॉट मार्केट में 7,770 दे दिया और $107 ले आया, फिर $107 अमेरिका वाली पार्टी को दे दिया। यानी कि कुल मिला के ना तो मुझे कुछ पैसा आया, ना तो मेरे जेब से कोई पैसा गया। पूरे 1 साल के अंदर में जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई वो ऐसी हुई कि मेरे जेब में 1 रुपये भी नहीं बचा, ये पूरा कार्यक्रम करके। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी आदमी रिस्कलेस प्रॉफिट, जिसे हम आर्बिट्राज प्रॉफिट कहते हैं, वो कमा लेगा। अब देखते हैं वो कैसे होगा। मान के चलो, जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहता है कि एक्सचेंज रेट होना चाहिए आपका 72.61 पर डॉलर, ऐसा नहीं हुआ। मान के चलो 1 साल बाद एक्सचेंज रेट चल रहा है 65 रुपीज़ पर डॉलर, जो कि 72.61 पर डॉलर यानी कि जो IRP कहता है उसके बराबर नहीं है। तब क्या होगा? तब मैं 7,770 रुपीज़ स्पॉट मार्केट में ले जाऊंगा और डॉलर मांग लूंगा। स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा था ₹65 इजिकल टू $1, देन ₹7,770 इजिकल टू हाउ मच डॉलर? इट इज इक्वल टू $1 अपॉन ₹65 इंटू ₹7,770। रुपीज़ कट जाएगा, आंसर आएगा $119.50। Now I will repay the borrowing with interest, that is $107, by using the investment with interest, that is ₹7,770। बट मेरे पास जो डॉलर हैं 119.50 वो तो ज़्यादा हैं, और बोरिंग तो सिर्फ 107 लौटानी है। तो मुझे रिस्क लेस प्रॉफिट हो जाएगा $119.50 माइनस $107, $12.5 मैंने रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि टी इजिकल टू ज़ीरो के पहले ट्रांजेक्शन से, इनके जो 1 अप्रैल 2020 को मैंने ट्रांजेक्शन किया, वहाँ से लेकर के एंड तक मैंने अपनी जेब का 1 रुपये खर्च नहीं किया। जो भी मैंने कार्यक्रम किया उधार के पैसों पे किया, यानी कि बोरिंग पे किया, और फिर भी मुझे $12.50 मिल गए, यानी कि मैंने रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लिया। तो जब भी मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है वो आपके IRP के बराबर नहीं होता, तो कोई भी आदमी रिस्क लेस प्रॉफिट कमा सकता है। यानी कि घर बैठ के कुछ मत करो, एक जगह से पैसा बोरो करते जाओ, दूसरी जगह इन्वेस्ट करते जाओ, और इस तरीके से रिस्क लेस प्रॉफिट कमाते जाओ। IRP कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका जो टोटल PC इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट है वो टोटल BC बोरोइंग यानी कि बेस करेंसी बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई भी आदमी रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अब IRP को और डिस्कस करते हैं। IRP दो तरीके का होता है, एक होता है कवर्ड IRP, एक होता है अनकवर्ड IRP। कवर्ड IRP में जो फ्यूचर का एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे हम लोग, वो फॉरवर्ड रेट के बराबर होता है, विच इज़ इम्प्लाइड और थ्योरेटिकल, जो कि टी इजिकल टू जीरो और टी इजिकल टू मैच्योरिटी में सेम रहता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि कवर्ड IRP का मतलब है कि जिस फ्यूचर रेट की आप बात कर रहे हो, जो कि यहाँ पे 72.61 था, ये वाला 72.61 पर डॉलर, ये फॉरवर्ड रेट होना चाहिए, ऐसा कवर्ड IRP कहता है कि फॉरवर्ड रेट शुड बी इक्वल टू 72.61। तो अगर कोई आदमी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो उसे 72.61 पर डॉलर पे करना होगा। ऐसा करने पे उसको कोई भी रिस्कलेस प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। कवर्ड IRP कहता है कि द फ्यूचर रेट शुड बी फॉरवर्ड रेट, जो कि F के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने इम्प्लाइड और थ्योरेटिकल इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग पेन पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट का फॉरवर्ड रेट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू मैच्योरिटी इसलिए लिखा क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग नहीं होती। ये मैंने कई बार आपको डेरिवेटिव चैप्टर में और फॉरेक्स चैप्टर में भी बताया है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं होता। तो टी इज इक्वल टू जीरो में अगर फॉरवर्ड रेट 72.61 है तो वो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 साल था, 1 साल के बाद भी फॉरवर्ड रेट ₹72.61 पर डॉलर ही रहेगा।
तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट को हम एफ से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला है एफ अपॉन एस, यानी कि प्राइस करेंसी पर बेस करेंसी should be equal to 1 plus T into IPC divided by 1 plus T into IBC, where F is the forward rate जो कि T is equal to 0 और T equal to मैच्योरिटी में सेम रहेगा। S का मतलब है स्पॉट रेट, T का मतलब है मैच्योरिटी पीरियड यानी कि फॉरवर्ड का पीरियड, यानी कि कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। IPC का मतलब है इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री ऑफ PC यानी कि प्राइस करेंसी। तो अगर मैं रुपीज़ पर डॉलर की बात कर रहा हूँ तो रुपीज़ मेरा प्राइस करेंसी होता है और डॉलर मेरा बेस करेंसी होता है। तो इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री ऑफ पीसी यानी कि रुपीज़ यानी इंडिया की बात चल रही है, एन आई बी सी का मतलब इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री ऑफ बीसी यानी कि डॉलर की बात चल रही है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है टू कैलकुलेट एफ। एफ यानी कि फॉरवर्ड रेट जो होना चाहिए मैच्योरिटी वाले दिन। दूसरा आईआरपी आता है अनकवर्ड आईआरपी, जहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट टी मैच्योरिटी में क्या होना चाहिए, जिसे हम ई एस से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम यूज़ करते हैं, बस एफ की जगह हम लोग यहाँ पर ई एस लिख देते हैं। तो ई एस अपॉन एस इजकल टू 1 प्लस टी इंटू आई पी सी अपॉन 1 प्लस टी इंटू आई बी सी। तो चाहे फॉरवर्ड रेट निकालना हो जो होना चाहिए फ्यूचर में, चाहे स्पॉट रेट निकालना हो टी टू मैच्योरिटी वाला, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बस टर्मिनोलॉजीज चेंज कर देनी है। ठीक है, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है अगर इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड एनुअली तब एफ बाय एस निकलेगा 1 प्लस आई पी सी अपन 1 प्लस आई बी सी होल का पावर टी कर देंगे। और अगर आपको ई एस निकालना है तो ई एस अपॉन एस इजिकल टू 1 प्लस आई पी सी अपॉन 1 प्लस आई बी सी होल का पावर टी कर देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड यानी कि ई का पावर यूज़ करना है तो एफ बाय एस इजिकल टू ई का पावर आई पी सी माइनस आई बी सी होल का पावर टी। और अगर आपको ई एस निकालना है तो ई एस बाई एस इक्वल टू ई का पावर आई पी सी माइनस आई बी सी होल का पावर टी। तो आपका फॉर्मूला एफ यानी कि फॉरवर्ड रेट और ई एस यानी कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने का। तो अगर हम हमारे एग्जाम्पल में ई एस या फिर एफ निकालने की कोशिश करें जो कि हमने 72.61 निकाला था, और अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो इस तरीके से होगा कि एफ निकालना हो या ई एस निकालना हो इजिकल टू स्पॉट रेट विच इज़ 70 रुपीज़ पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी। तो हमारा टी यहाँ पे 12 मंथ्स था, मतलब 1 ईयर था, और रेट भी हमारा साल का था। 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स इंटू 0.11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 मंथ अपॉन 12 मंथ इंटू 0.07। तो यहाँ पर हमने आई पी सी लिया यानी कि आई रुपीज़ लिया है और यहाँ पे हमने आई डॉलर लिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफ या ई एस का आंसर आपका 72.61 पर डॉलर ही आएगा। तो जो चीज़ मैंने आपको कंसेप्चुअली सिखाई यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ करके भी आपको सिखा दिया कि फ्यूचर डेट में यानी कि जब भी मैच्योरिटी हो रही है तब एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होना चाहिए या फिर फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था आईआरपी का। जब मैंने आईआरपी स्टार्ट किया था तो एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था जो ये था कि कंट्री विथ लोअर इंटरेस्ट रेट शुड बी एट अ प्रीमियम अगेंस्ट अनदर कंट्री इफ़ आईआरपी होल्ड्स ट्रू। मतलब ये थ्योरी के हिसाब से जिस कंट्री का लोअर इंटरेस्ट रेट है उसको प्रीमियम में होना चाहिए अगेंस्ट दी अनदर कंट्री। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लाइन का क्या मतलब निकलेगा। तो जैसे हमने पूरा एग्जांपल वगैरह डिस्कस किए, फॉर्मूला डिस्कस किए, तो अगर इस लाइन को अगर हमारे एग्जांपल में डिस्कस करें कि कंट्री विथ लोअर इंटरेस्ट रेट हमारे एग्जांपल में है यूएसए यानी कि अमेरिका, जिसका इंटरेस्ट रेट लोअर है इंडिया से यानी कि 7% पर एनम, यानी कि 7% इज़ लेस देन 11%। तो जो कंट्री है जिसका लोअर इंटरेस्ट रेट है यानी कि हमारे एग्जांपल में अमेरिका यानी कि यूएसए, उसकी करेंसी है डॉलर। तो डॉलर शुड बी एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। तो वो एक्चुअली में हो भी रहा है कि अगर 72.61 की बात करें तो 72.61 पर डॉलर इज़ मोर देन $70। तो टी इज़ टू मैच्योरिटी में अगर ये रेट हो जाता है यानी कि ये एक्सचेंज रेट हो जाता है, चाहे फॉरवर्ड चाहे एक्सपेक्टेड, चाहे ये रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर हो चाहे ये रेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के बराबर हो, लेकिन अगर मैच्योरिटी वाले दिन यानी कि टी टू मैच्योरिटी को 72.61 हो गया $1
तो मैं ये कहूँगा कि $1 t इज इक्वल टू 0 में 70 रुपये का था, और वही $1 t इज इक्वल टू मैच्योरिटी में 72.61 का हो गया। यानी कि डॉलर इज एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। अब ये किस तरीके का प्रीमियम है वो डिपेंड करेगा कि आपने जो 72.61 निकाला है वो एफ है या ई एस है। अगर आपने 72.61 को एफ माना है, यानी कि फॉरवर्ड रेट माना है, तो आप कहेंगे द डॉलर इज एट फॉरवर्ड प्रीमियम अगेंस्ट द रुपीज़। तो प्रीमियम में तो है, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम में है। इसका मतलब फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर इज़ मोर देन स्पॉट रेट ऑफ डॉलर। अगर आप ई एस की बात करें, यानी कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट की बात करें, तो हम कहेंगे दी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट मैच्योरिटी इज़ मोर देन दी स्पॉट रेट एट टी इजल टू 0। तो चाहे फॉरवर्ड की बात चल रही हो, चाहे ई एस की बात चल रही हो, डॉलर को प्रीमियम में होना चाहिए अगेंस्ट रुपीज़। यानी कि चाहे फॉरवर्ड प्रीमियम हो या फिर नॉर्मल प्रीमियम हो। प्रीमियम का कुल मिला के मतलब होता है महंगा हो जाना, यानी कि कॉस्टली हो जाना। जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि डॉलर इज़ एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़, इसका मतलब ये निकलेगा कि डॉलर महंगा बिक रहा है आज। तो अगर आप देखोगे एक्सचेंज रेट को, तो वहाँ पे बेस करेंसी डॉलर है, यानी कि $1 आज यानी कि T/0 में 70 रुपये का है, और वही $1 मैच्योरिटी वाले दिन 72.61 रुपीज़ का है। तो अगर आप डॉलर को एक प्रोडक्ट की तरह सोचेंगे, तो डॉलर अगर एक प्रोडक्ट है, तो कोई प्रोडक्ट आज 70 रुपये का है और कल को जाके 72.61 का हो गया, तो आप बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि डॉलर महंगा हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको आईआरपी समझा दिया, जो कि कहता है द कंट्री विथ लोअर इंटरेस्ट रेट शुड बी एट अ प्रीमियम अगेंस्ट द अनदर कंट्री। ठीक है, तो दिस इज योर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जिसमें हमने कवर्ड आईआरपी एंड अनकवर्ड आईआरपी भी डिस्कस किया।